अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अलमदार हुसैन और आप पढ़ रहे हैं ET 364 की बी बुक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जो कि कन्वर्टर से रिलेटेड है। और इसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सिंगल फेज़ हाफ वेव कन्वर्टर। आज इसकी दूसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल फेज़ फुल वेव कन्वर्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंगल फेज़ फुल वेव कन्वर्टर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। इसकी तारीफ़ जो हम करेंगे वो ये है कि ये एक ऐसा सर्किट होता है जो AC साइन वेव के दोनों हाफ साइकिल्स को, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी, दोनों को DC में तब्दील करता है, इसलिए इसे फुल वेव कन्वर्टर कहते हैं। ये एक ऐसा कन्वर्टर होता है या ये एक ऐसा सर्किट होता है जो AC साइन वेव के दोनों हाफ साइकिल्स को DC में तब्दील करता है, इसलिए इसे फुल वेव कन्वर्टर कहते हैं। अगर आप गौर करें, इसके साथ मैंने लफ्ज़ कंट्रोल्ड इस्तेमाल नहीं किया। इट्स मींस ये उसकी सिंपल किस्म है जो कि डायोडों पर मुश्तमिल होगी। तो जब हम इसे बनाएंगे तो डायोड्स के ज़रिए बनाएंगे। हमने इसकी कोई भी किस्म मेंशन नहीं की, सिंगल फेज़ फुल वेव ब्रिज है या सेंटर्ड है, टेप है। तो आपसे अगर वो कोई किस्म मेंशन ना करे तो आप ब्रिज ही बनाएंगे। तो ये सिंगल फेज़ फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर है। इसमें हमने दो डायोड्स को सीरीज़ में जोड़कर दो लड़ियाँ बना ली हैं और इनके पैरेलल में हमने लोड लगा दिया है। अभी तक लोड की शर्त नहीं है, अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो इसलिए हमने जो लोड लगाया है वो रेजिस्टिव लोड लगाया है। इसको नाम दे देते हैं D1, D2, D3 एंड D4। इनपुट की एक तार हमने जिसको A का नाम दिया वो पहली लड़ी के दरमियान में, और दूसरी तार जिसको B का नाम दिया वो दूसरी लड़ी के दरमियान। तो यहाँ पर हम इनपुट देंगे AC और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे जो कि पल्सेटिंग DC होगी। देखते हैं कैसे। अच्छा, इसके साथ इसकी वेव डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल सेम वही हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। इसकी इनपुट हमने AC शो करनी है। ये डॉटेड लाइंस हम निशानदही के लिए लगाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव हाफ साइकिल है, ताकि आउटपुट बनाते हुए हम उसी ब्लॉक में, उसी खाने में रहें। अब हम इसकी आउटपुट्स के जो लाइनें हैं वो 3 बनाएंगे। देखते हैं कैसे। एक हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान लेंगे आउटपुट, एक नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, और एक यहाँ पर टोटल आउटपुट। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है। जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो A तार पॉजिटिव हो गई, B नेगेटिव हो गई। ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर आया, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर आया। अब ये पॉजिटिव अगर आप गौर करें, इस डायोड के एनोड को मिल रहा है और इसी तार के ज़रिए ये इसके कैथोड को मिल रहा है। हमें मालूम है एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, और D3 इसके कैथोड को पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायसिंग पर ये ओपन स्विच होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस साइड पर अगर हम आते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया रिवर्स बायस, तो D2 ओपन स्विच हो गया, जबकि D4 नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, तो ये D4 फॉरवर्ड बायस हो गया। करंट पॉजिटिव से चलता है, पॉजिटिव से करंट चला और D1 ने इसे रास्ता दे दिया, और D1 में से होकर D3 D2 में से जाना चाहता है, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसलिए ये करंट लोड की तरफ चला जाएगा और लोड में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल।
तो करंट किस किस में से गुजरा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, D1 और D4 में से। तो यहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, आउटपुट ऑफ, तो यहाँ पर लिख देते हैं D1 एंड D4। D1 और D4 की आउटपुट है, चूँकि लोड में से करंट ऊपर से नीचे की तरफ चला है तो इसकी आउटपुट हमें ऊपर से नीचे की तरफ मिली। अगले ही लम्हे जब AC का मनफी हाफ साइकिल आता है, एग्जाम में आप इसकी दो डायग्राम बना लीजिएगा, एक पर आप इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे और दूसरी डायग्राम पर नेगेटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को काम आता है। थ्योरी में आप इससे रिलेटेड जो कुछ लिखेंगे यकीनन वो सही होगा, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे देखते ही पता चल जाएगा कि आपको काम आता है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। अच्छा, मैं इसके लिए आसानी के लिए इनको मिटा देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान A टर्मिनल नेगेटिव, B पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर आया और ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर आया। अब ये नेगेटिव D1 के एनोड को मिल रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया रिवर्स बाइस, जबकि यही नेगेटिव इसके कैथोड को मिल रहा है। अब नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया फॉरवर्ड बाइस, D3 फॉरवर्ड बाइस हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया फॉरवर्ड बाइस, D2 फॉरवर्ड बाइस, और नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया रिवर्स बाइस, D4 रिवर्स बाइस। तो इसका मतलब है D1 और D4 अब रिवर्स बाइस हो गए हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, जबकि D2 और D3 फॉरवर्ड बाइस हो गए हैं और बतौर क्लोज काम कर रहे हैं। हमें मालूम है करंट पॉजिटिव से चलता है, तो पॉजिटिव से करंट चला और D2 ने इसे रास्ता दे दिया और वो करंट D2 में से होकर, अच्छा ये अगर इधर जाना चाहे तो ये काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए ये मजबूरी है लोड की तरफ ही जाएगा। और ये D3 में से होकर नेगेटिव पर सर्कल होगा। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान भी करंट चल रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी करंट चल रहा है, तो इसका मतलब है ये फुल वेव कन्वर्टर है जो पूरी वेव को यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी यूज़ कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी यूज़ कर रहा है, इसलिए इसे फुल वेव कहते हैं। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये देखी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी लोड में से जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऊपर से नीचे की तरफ थी, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वो ऊपर से नीचे की तरफ ही रही है। तो लोड में से करंट की डायरेक्शन तब्दील नहीं हो रही, और हमें मालूम है एक ऐसा करंट जिसकी सीमा तब्दील नहीं होती वो डायरेक्ट करंट होता है, DC होता है। तो इस तरीके से आउटपुट पर हमें DC मिल गई है जिसकी सीमा तब्दील नहीं हो रही। अब चूंकि करंट D2 और D3 में से गुजरा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जो हम आउटपुट लिखेंगे वो आउटपुट ऑफ D2 एंड D3, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान मिला, चूंकि ये भी ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा इसलिए ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया। फिर दोबारा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा D1 एंड D4 में से चलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान D2 एंड D3 में से, और यहाँ पर हम इसको टोटल आउटपुट, तो ये हमें पल्सेटिंग DC की सूरत में रिजल्टेंट आउटपुट मिल गई। तो इस तरह हमारा जो सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर है वो AC इनपुट को DC इनपुट आउटपुट में तब्दील करता है, और चूंकि ये दोनों हाफ साइकिल को यूज़ करता है इसलिए इसे फुल वेव कन्वर्टर कहते हैं। ओके हो गया। अब इसकी दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं। दूसरी किस्म में क्या होगा ये मैं मिटाने लगा हूँ, ठीक है। अब इसकी अगली किस्म है सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर। इसकी अगर हम तारीफ करेंगे तो यही करेंगे कि ये एक ऐसा सर्किट होता है जो AC इनपुट के दोनों हाफ साइकिल्स को DC में तब्दील करने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहते हैं। मतलब हम AC को DC में तब्दील करने के साथ साथ आउटपुट पर जो DC हासिल हो रही है उसकी मिकदार को भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं,
तो इसलिए इसे कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहते हैं कि हम ना सिर्फ AC को DC में तब्दील कर रहे हैं बल्कि उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो इसकी जो एक पूरी तारीफ मतलब जामी तारीफ होगी वो यही कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्किट होता है जो AC साइन वेव के दोनों हाफ साइकिल्स को DC में तब्दील करने के साथ साथ उसे कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसे फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहते हैं। ओके हो गया। अब हमें मालूम है कि कंट्रोल्ड कन्वर्टर में हम सबसे पहली तब्दीली जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि डायोड्स की जगह हम SCR लगाते हैं। तो SCRs को T से ज़ाहिर करते हैं, T1, T2, T3 एंड T4, 4 थायरिस्टर लगे हुए हैं। अब जब वेव डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल सेम यही चीज़ होगी, बस इसमें एक एक लाइन का इजाफा कर देंगे। क्योंकि SCR है तो SCR को काम करने के लिए गेट पल्स की ज़रूरत होती है और गेट पल्स को कंट्रोल करके हम आउटपुट पर जो DC मिलेगी उसकी मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गेट पल्स शो करनी पड़ेगी। तो जैसे आउटपुट ऑफ T1 एंड T4 है, बिल्कुल इसी तरीके से गेट पल्स ऑफ T1 एंड T4 हो गई। यहाँ पर भी एक लाइन का इजाफा करेंगे, गेट पल्स ऑफ T2 एंड T3, आउटपुट ऑफ T2 एंड T3। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान देखते हैं क्या होता है। जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो A टर्मिनल पॉजिटिव, B नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर और ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं कि T1 के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, जबकि T3 के कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, ये रिवर्स बाइस है। बेशक इसे गेट पल्स दें या ना दें, बेसिकली ये रिवर्स बाइस हो गया है, इस सूरत में ये काम नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेगेटिव इस T2 के एनोड को मिल रहा है जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बाइस है, और इधर इसके नेगेटिव को ये रिवर्स बाइस हो गया, और यहाँ पर इसके नेगेटिव को कैथोड को नेगेटिव मिल गया तो ये फॉरवर्ड बाइस है। अब यहाँ पर ये 2 काम नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया, रिवर्स बाइस काम नहीं करेगा। अब ये दोनों SCR T1 और T4 फॉरवर्ड बाइस तो हुए पड़े हैं, लेकिन ये काम उस वक्त करेंगे जब हम इन्हें गेट पल्स देंगे और इनके गेट्स को अगर हम शॉर्ट करके इनके ऊपर एक वेरिएबल मज़ामत लगा दें, बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर SCR एज ए फेज कंट्रोल पढ़ा था, उसमें अगर हम वेरिएबल मज़ामत को 0 पर रखते हैं तो हम देखते थे कि SCR फ़ौरन ही कंडक्ट कर जाते थे, जिसकी वजह से पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट पर हासिल होता था। लेकिन अगर हम आउटपुट पर हासिल होने वाले साइकिल को काटना चाहते हैं तो वेरिएबल मज़ामत की वैल्यू को बढ़ा देते थे। जैसे जैसे वेरिएबल मज़ामत की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गेट पल्स SCR की गेट तक पहुंचने में देर लगती है, तो SCR देर से ऑन होता है जिसकी वजह से उसका फेज़ कटना शुरू हो जाता है। फेज़ कटने की वजह से आउटपुट पर टोटल वोल्टेज में कमी आना शुरू हो जाती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सेम इसकी वही खासियत इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि जैसे ही हम इसको गेट पल्स देंगे उसी वक्त ये दोनों SCR क्लोज स्विच हो जाएंगे और इनमें से करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। और करंट किस तरह चलेगा, T1 में से होकर, लोड में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल। तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ चला है। अब इसको अगर मैं फेज को काटना चाहता हूं, मैं गेट पल्स देर से दूंगा तो देर से SCR ऑन होगा और देर से SCR ऑन होने की वजह से फेज कटना शुरू हो जाएगा। ये अब इसी तरह मनफी हाफ साइकिल में, जब मनफी हाफ साइकिल आएगा उस वक्त देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में A टर्मिनल नेगेटिव, B पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब ये नेगेटिव इस SCR के एनोड को मिल रहा है, ये तो रिवर्स बाइस हो गया, और ये कैथोड को नेगेटिव मिल गया तो ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन क्लोज स्विच उस वक्त होगा जब इसे गेट पल्स देंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। अच्छा, और इसी तरीके से ये नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया रिवर्स बाइस, तो ये रिवर्स बाइस। अब ये दोनों रिवर्स बाइस हैं, काम नहीं कर रहे, ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं, लेकिन काम उस वक्त करेंगे जब इन्हें गेट पल्स देंगे और हम अपनी मर्जी से इनकी गेट पल्स को कंट्रोल करके आउटपुट पर जो पॉजिटिव से करंट चलेगा उसकी मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये करंट T4 में से होकर
मनफी बस सर्किट मुकम्मल। तो हमने देखा कि दोनों हाफ साइकिल में करंट चला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट चला था, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट चल रहा है, और दोनों हाफ साइकिल में करंट ऊपर से नीचे की तरफ रह रहा है। इसका मतलब है आउटपुट पर हमें डीसी हासिल हो गई। और फिर वही बात, अगर हम गेट पल्स इनको देर से देंगे तो देर से गेट पल्स देने की वजह से SCR देर से ऑन होंगे, तो ये वाला हाफ साइकिल भी कट गया, इसका फेज भी कट जाएगा। इस तरीके से हम सारे हाफ साइकिल्स के फेज काटते जाएंगे और फेज कटने की वजह से टोटल वोल्टेज कम होते जाएंगे। ये तो ये इतने इसके वोल्टेज कटते जाएंगे। वोल्टेज कटने से जो हमारी रिजल्टेंट आउटपुट है उसका फेज कटना शुरू हो जाएगा और इस तरह टोटल आउटपुट हमारे काम होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी हम वेरिएबल मज़ामत को इनकी गेट्स पे वेरिएबल मज़ामत लगाकर जितनी मज़ामत को हम वेरी करेंगे उसी हिसाब से हमारा फेज कटता जाएगा, उसी हिसाब से हमारे वोल्टेज कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से ना हम AC को DC तब्दील कर सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसे कंट्रोल कन्वर्टर कहते हैं। ओके हो गया। अब तक अगर आप गौर करें तो हमने अभी तक इसमें लोड की शर्त नहीं रखी। तो अगर हम लोड की शर्त रखेंगे तो फिर क्या होगा? अगर मैंने कहा लोड की शर्त नहीं रखी तो फिर रेजिस्टिव लोड होगा, लेकिन अगर लोड की शर्त रखेंगे फिर क्या होगा देखते हैं। अब हम लिखते हैं सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद L लोड, मतलब इंडक्टिव लोड। जब इंडक्टिव लोड की शर्त रख दी, तारीफ इसकी वही की वही रहेगी कि ये AC को DC में तब्दील करने के साथ साथ उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसलिए कंट्रोल कन्वर्टर है। जस्ट इसकी डायग्राम में आपने तब्दीली करनी है कि आउटपुट पर लोड पर आपने मज़ामत की जगह एक इंडक्टर लगा देना है और इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से ज़ाहिर कर दें, इसलिए यहाँ पर XL लिख देंगे। तो ये हमारा विद इंडक्टर सर्किट बन जाएगा। और इंडक्टिव सर्किट में हमें मालूम है करंट और वोल्टेज के दरमियान एक फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है और वो 90 डिग्री का होता है खालिस इंडक्टिव सर्किट में। तो उसकी वजह से देखते हैं क्या मसला पैदा होता है। तो ये मैं इसके लिए मिटाने जा रहा हूँ, इसको दोबारा बनाते हैं। जी, तो ये हमारे इनपुट वोल्टेज हैं जो कि पॉजिटिव से चले और यहाँ पर हम बनाएंगे इनपुट करंट। हमें मालूम है इनपुट करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे हो जाएगा वोल्टेज से, क्योंकि इनके दरमियान जो लीडिंग लैगिंग फैक्टर है वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री करंट लैग करता है वोल्टेज से। अब ये पहचान के लिए मैं सारों के 90 पॉइंट्स ले रहा हूँ, मतलब पीक पॉइंट्स। हमें पता है पीक पॉइंट्स इसके 90 पर होते हैं। तो अब करंट जो हमारा स्टार्ट होगा वो इससे 90 डिग्री पीछे यहाँ से स्टार्ट होगा। ये दोनों खानों पर मुश्तमिल मस्बत हाफ साइकिल, मनफी हाफ साइकिल, ये सिलसिला चलता रहेगा और ये हमारा इनपुट करंट बन गया। अब जैसे उसमें T1 और T4 की गेट पल्स थी और यहाँ पर T1 और T4 की आउटपुट थी, लेकिन अब जिस तरह इनपुट में करंट और वोल्टेज अलग अलग हो गए तो आउटपुट में भी करंट और वोल्टेज अलग अलग दिखाएंगे। तो आउटपुट करंट ऑफ T1 एंड T4, आउटपुट वोल्टेज ऑफ T1 एंड T4 बिल्कुल इसी तरह का T2 और T3 के कर लेंगे। पहले गेट पल्स ऑफ T2 एंड T3, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज T2 एंड T3, आउटपुट वोल्टेज ऑफ T2 एंड T3, टोटल करंट एंड टोटल वोल्टेज। टोटल आउटपुट करंट एंड टोटल आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि SCR को ऑन होने के लिए होल्डिंग करंट रिक्वायर्ड होता है।
इसलिए हम जब रेफरेंस लेंगे इन दोनों में से तो हम करंट को रेफरेंस ले लेते हैं और करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल से हम अपना काम शुरू करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जब हम इसे गेट पास देंगे तो हमारा T1 और T4 SCR ऑन स्विच हो जाएंगे और इनमें से करंट का बहाव शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों खानों में करंट पॉजिटिव का चलेगा। लेकिन वोल्टेज हमने देखा था लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, तो उस वक्त हमने देखा था कि वोल्टेज आधे में पॉजिटिव के हैं और आधे नेगेटिव के हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब AC का मनफी हाफ साइकिल शुरू हुआ तो T2 और T3 को गेट पास देंगे और T2 और T3 क्लोज स्विच हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों हाफ साइकिल यानी दोनों खानों में करंट ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन वोल्टेज पहले खाने में पॉजिटिव के और दूसरे खाने में नेगेटिव के हासिल होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, दोबारा से हम गेट पास देंगे T1 और T4 को, तो यही दोनों काम करेंगे और फिर दोबारा से वोल्टेज में यही फ़र्क। तो यहाँ पर जब हम रिजल्टेंट आउटपुट हासिल करेंगे तो आउटपुट करंट तो हमें पल्सेटिंग DC का मिलेगा, लेकिन जो वोल्टेज मिल रही हैं वो फिर दोबारा से AC के मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें आधा हाफ साइकिल पॉजिटिव का है और आधा हाफ साइकिल नेगेटिव का है। ये चीज़ बिगाड़ पैदा करती है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि हम लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हील डायोड लगाते हैं और फ्री व्हील डायोड क्या करता है, वो हासिल होने वाली नेगेटिव स्पाइक्स को ख़त्म कर देता है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि फ्री व्हील डायोड लगाने के बाद वो जो वोल्टेज की नेगेटिव स्पाइक्स मिलती हैं वो कट जाएंगी और हमें जो आउटपुट है उसमें करंट भी DC का मिल जाएगा और वोल्टेज भी DC के मिल जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम चल जाएगा हमारा। तो दैट्स ऑल। अच्छा, अब इसमें हमने जो लोड की शर्त रखी थी वो सिर्फ थी इंडक्टिव लोड की। अगर एग्ज़ाम में वो इसकी शर्त रख देता है RL लोड की विद रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड, क्योंकि हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी खालिस इंडक्टिव सर्किट बनाना मुमकिन नहीं होता। ये लास्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो भी हम तार लेंगे वाइंडिंग के लिए, तो उस तार की अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और उसका इन्हिसार उसके एरिया पर और उसकी लंबाई पर होता है। तो इसकी एक ख़ास रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज़ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है, तो ओवरऑल जो सर्किट हमारा बन जाता है वो RL सर्किट बन जाता है, रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड वाला। और रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड में हमें मालूम है कि हमारा जो cos फाई है उसका इन्हिसार Z पर होता है और Z का इन्हिसार रेजिस्टेंस और XL के स्क्वायर के अंडर रूट के ऊपर होता है। तो इस तरीके से जब दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी तो उसकी वजह से लाजमी तौर पर cos फाई पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर 90 डिग्री की बजाय कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो वो जो हमारी वेव डायग्राम है उसमें जो हम लीडिंग लैगिंग फैक्टर 90 डिग्री का लेते हैं, ये 90 डिग्री से कम लेंगे, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल बड़ा बनेगा और वोल्टेज की पॉजिटिव स्पाइक बड़ी बनेगी, नेगेटिव स्पाइक छोटी बनेगी, जिसको हम काट देंगे फ्री व्हील डायोड की वजह से। और आउटपुट पर हमें वोल्टेज भी करंट भी दोनों पॉजिटिव के हासिल हो जाएंगे। बाकी सारा काम हमारा वही इंडक्टिव लोड वाला ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जस्ट पावर फैक्टर के अंदर तब्दीली की वजह से वेव डायग्राम में माइनर सी तब्दीली होगी, जो मैं बता चुका हूँ कि वो जो हम करंट जो लेते हैं लीडिंग लैगिंग फैक्टर वो 90 पर लेते हैं, तो 90 से अब हमने पहले ले लेना है। तो बस यही तब्दीली होगी सब में। ठीक हो गया। तो ये RL हो गया। इसी तरीके से RLC लोड अगर कहता है पेपर में, ठीक है, विद RLC रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड। तो ये तीनों चीज़ें आप सीरीज़ में लगा देंगे। तीन चीज़ें सीरीज़ में लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि खालिस रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, जिसकी वजह से जो हम वेव डायग्राम बनाई थी रेजिस्टिव सर्किट में उसमें इनपुट करंट और वोल्टेज की वही एक ही वेव डायग्राम दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, करंट और वोल्टेज की, क्योंकि वो इन फेज होते हैं। जबकि इंडक्टिव लोड की या RL लोड की सूरत में हमें इनको अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ा है, करंट और वोल्टेज को। अब RLC लोड का जब हम पावर फैक्टर निकालते हैं हमें मालूम है वो भी यूनिटी निकलता है, ठीक है। जो कैपेसिटर का लैगिंग फैक्टर और लीडिंग फैक्टर और इंडक्टर का लैगिंग फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं 90-90, बाकी जो पावर फैक्टर बचता है वो रेजिस्टेंस का बचता है और रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो इसका भी सारा काम बिल्कुल सेम टू सेम वही रेजिस्टिव लोड वाला होगा। बस डायग्राम में आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन कर देनी हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है सवाल की विद RLC लोड, तो आपने उसको दिखाने के लिए डायग्राम में तीनों चीज़ें लगानी है, रजिस्टर भी, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। जबकि जो एक्सप्लेनेशन है वो टोटली रेजिस्टिव लोड वाली है। आप भूल जाएंगे कि ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं साथ, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा और यूनिटी पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड का होता है। तो सारी एक्सप्लेनेशन यूनिटी रेजिस्टिव लोड वाली होगी
वेव डायग्राम भी इसकी रेजिस्टिव लोड वाली बनेगी जो हमने रेजिस्टिव लोड के टाइम बनाई थी कंट्रोल्ड सर्किट में। ठीक हो गया। तो ये हमारा हाफ वेव सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर जो है ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाता है यहाँ पर। इसके साथ चूंकि अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में 3 फेज कन्वर्टर सीखना है, तो 3 फेज कन्वर्टर के लिए हमें 3 फेज वेव डायग्राम बनाना आनी चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा आपको वो तरीका सिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम 3 फेज वेव डायग्राम बना सकते हैं, तो ताकि आपको बनानी आनी चाहिए, उसकी घर बैठ के प्रैक्टिस करें और फिर उसको ताकि आपको आसानी से बना। अब हम बनाने जा रहे हैं 3 फेज वेव डायग्राम AC साइन वेव। 3 फेज कन्वर्टर बनाने के लिए जब हम वेव डायग्राम बनाएंगे तो सबसे ऊपर हमें पहले 3 फेज इनपुट शो करनी पड़ेगी, तो वो बनानी आनी चाहिए हमें। तो उसको बनाना सीख रहे हैं। उसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके ज़रिए जो वेव डायग्राम बनती है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, खूबसूरत बनती है, एक्यूरेट होती है। और दूसरा तरीका थोड़ा सा रफ तरीका है, लेकिन वो आसान है, मतलब बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसमें रफ डायग्राम बनती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले मैं पहला इसलिए रखूँगा क्योंकि अगर मैं पहले ही आसान बता दूँ तो दूसरा तरीका आप समझेंगे नहीं यकीनन, तो इसलिए पहले मैं पहला तरीका समझाऊंगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, ताकि वो आप ज़रा गौर से समझ लें। अगर आपको समझ आ जाती है तो दूसरे तरीके को अडॉप्ट ना कीजिएगा, क्योंकि उसके ज़रिए ज़रा वेव डायग्राम रफ बनती है। तो पहले तरीके में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे जितनी हमारे पास स्पेस है, और इसके ऊपर हम छोटे छोटे निशान लगा लेंगे अंदाजे से बराबर वक्फों पर, अंदाज़न ये मतलब बराबर हों, और हर एक जो खाना है उसे 30 डिग्री का ले लेते हैं। 30, 60, 90 ये सिलसिला चलता रहेगा। ये अगर हम एक साइन वेव को लें तो हम देखते हैं ये 0 पॉइंट है इसका जो पीक पॉइंट वो 90 डिग्री पर आता है। अगले 90 डिग्री के बाद इसका दोबारा 0 पॉइंट आ गया है। अगले 90 के बाद इसका नेगेटिव पीक आ गया। अगले 90 डिग्री के बाद इसका 0 पॉइंट दोबारा से आ गया। तो 90 के बाद आ रहा है। 90 के पहले 0 पॉइंट, 90 के बाद पॉजिटिव पीक, अगले 90 पर 0 पॉइंट, अगले 90 पर नेगेटिव पीक, अगले 90 पर 0 पॉइंट एंड सो मोर, ये चलता जाएगा। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये 0 पॉइंट है, 90 पर पॉजिटिव पीक, अगले 90 पर 0, अगले 90 पर नेगेटिव पीक, अगले 90 पर 0, अगले 90 पर नेगेटिव पीक, अगले 90 पर 0। तो इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर इनको मिला देंगे। ये दूसरा फेज पहले फेज से 120 डिग्री पीछे होता है। हमें मालूम है पहले फेज और दूसरे फेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 30, 60, 90 में 30 ऐड करेंगे 120। तो हमने देखा ये 30 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से ये इसका 0 हो गया। अब अगले 90 पर इसका पॉजिटिव पीक आएगा। तो 90 देखते हैं कहाँ पर आता है, 30, 60, 90। हम देखते हैं 90 इसका 30 पर आ रहा है। तो ये मैंने इसको इसी तरीके से चूज़ किया है कि हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मतलब 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 वाला मतलब ये 0 पॉइंट हो गया पहला 30, अगले 30 पर पॉजिटिव पीक हो जाएगा, अगले 30 पर 0, अगले 30 पर नेगेटिव पीक, अगले 30 पर 0। इनको मिला देते हैं। ये अब इसको पीछे की तरफ आते हैं वापस। तो इस 30 से पीछे एक 30 ये भी खड़ा है। इस 0 से आगे पॉजिटिव पीक है तो अंडरस्टूड बात है इससे पीछे नेगेटिव पीक होगा, और फिर ये इसको भी मिला देते हैं। ये हमारा दूसरा फेज तैयार हो गया। अब तीसरा फेज दूसरे फेज से 120 डिग्री पीछे होता है। तो दूसरा फेज यहां से शुरू हुआ था, इससे 120 डिग्री पीछे जाएंगे। यहां से यहां तक 30, 60, 90, 120। यहां से 60 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये इसका 0 हो गया, अगला 60 पॉजिटिव पीक, अगला 60 0, अगला 60 नेगेटिव पीक। इनको मिला देंगे। ये इसी तरीके से इससे पीछे आएंगे, ये 60 नेगेटिव पीक, ये 60 0। तो ये हमारी 3 फेज वेव डायग्राम बन गया। ओके हो गया। ये अगले लेक्चर की अभी हम मतलब तैयारी कर रहे हैं
इसको मतलब समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बनानी आनी चाहिए। तो इसकी घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा पहला फेज़ हो गया, दूसरा फेज़, फिर तीसरा फेज़, फिर दोबारा पहला फेज़, ये शुरू हो जाएंगे। अब इसका जो एक आसान तरीका है वो यही है कि सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जितनी हमारे पास स्पेस है, और इसके ऊपर छोटी छोटी ट्रायंगल्स बना देंगे, कोन्स बना देंगे ये। अब इन ट्रायंगल्स के जो ये पीक पॉइंट्स हैं इनको मिला देंगे, पीक्स को यूं गोलाई में, ये और ये। इसी तरह इनके नीचे वाले नेगेटिव पीक्स को भी मिला देंगे। इसमें महारत हासिल करने के लिए ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रा खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगी। ये हमारा पहला फेज़ बन गया, ये दूसरा फेज़ बन गया, और ये तीसरा।